दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था किस देश में डुंगोंग कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा कशेरुकी बन गया है? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम या फिर चीन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का जवाब एकदम ठीक दिया है। चलिए अब इस प्रश्न के विश्लेषण को देख लेते हैं। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक डुंगोंग चीन के तटीय जल में कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा कशेरुकी बन गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने का अर्थ है चीन के तट पर कुछ डुंगोंग अभी मौजूद तो हैं, फिर भी उनकी संख्या व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए बहुत कम है। डुंगोंग समुद्री गाय की एक प्रजाति है जो एशिया और अफ्रीका के समुद्र में निवास करती है। यह एक और जहां मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं तो वहीं उनका मुख्य आहार समुद्री घास भी अब कम हो गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चीन। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक अनूठा स्कूल के दौरे का अभियान है जिसे पिछले साल दिसंबर में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुरू किया था। स्कूल की यात्रा के दौरान चैंपियन एथलीट अपने अनुभव, जीवन के सबक और उचित आहार के टिप्स साझा करते हैं। यह स्कूली बच्चों को समग्र रूप से प्रेरित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 यानी IPDMS 2.0 किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या फिर राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अपनी रजत जयंती मनाई। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 यानी IPDMS 2.0 लॉन्च किया गया। IPDMS 2.0 एक एकीकृत उत्तरदायी क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है। इसे सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह NPPA के कागज रहित कामकाज को सक्षम बनाएगा और हितधारकों को देश भर से राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण नियामक से जुड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75, मेक इन इंडिया, विदेशी व्यापार नीति या फिर स्किल इंडिया मिशन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्किल इंडिया मिशन। नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC के अधिकार क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL कार्यक्रम के तहत 900 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। इस पहल को NDMC और स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प प्रोग्राम द्वारा सह वित्त पोषित किया गया। यह पहल कौशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। RPL एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को निर्माण, बिजली, मिट्टी के बर्तनों, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में कई व्यवसायों में कुशल बनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्किल इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा एजेंसियों का संघ AREAS एरीज कब अस्तित्व में आया? वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 या फिर वर्ष 2017? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2014। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में एरीज यानी एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। एरीज वर्ष 2014 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की पहल पर अस्तित्व में आया, इसलिए विकल्प ए सही है। अक्षय ऊर्जा के लिए सभी राज्य की नोडल एजेंसियां एरीज की सदस्य हैं।
यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। एमएनआरई के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन संरक्षक, जबकि एमएनआरई के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2014। अगला प्रश्न है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन, जिनेवा, प्राग या फिर पेरिस? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पेरिस। संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता की दुर्गा पूजा के शामिल होने का उत्सव मनाया। कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 16वें सत्र के दौरान ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। यह सत्र पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। ICH की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मौजूद हैं। गौरतलब है कि पिछले माह भारत को 2022-2026 समयावधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पेरिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पनडुब्बी, एंटी टैंक मिसाइल, हेलीकॉप्टर या फिर गश्ती पोत? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गश्ती पोत। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात INS सुमेधा ने पोर्ट क्लैंग, मलेशिया का दौरा किया। पोर्ट क्लैंग की यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना एवं भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। INS सुमेधा एक स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है, जिसे स्वतंत्र रूप से कई भूमिकाओं हेतु तैनात किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गश्ती पोत। अगला प्रश्न है, सैम्ब्रेरो क्या है? लोक नृत्य, जनजातीय समूह, असॉल्ट राइफल या फिर आकाशगंगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आकाशगंगा। सैम्ब्रेरो वर्गो तारामंडल में एक सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका कोर सफेद और बल्बनुमा है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 28 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मेसियर 104 यानी M104 के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम सैम्ब्रेरो रखा गया है क्योंकि यह चौड़ी रिम और उच्च शीर्ष वाली मैक्सिकन टोपी सैम्ब्रेरो से मिलती जुलती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आकाशगंगा। अगला प्रश्न है, USS एंटीटेम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी या फिर गाइडेड मिसाइल क्रूजर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गाइडेड मिसाइल क्रूजर। हाल ही में 2 अमेरिकी नौसेना युद्धपोत ताइवान जलडमरू मध्य में रवाना हुए। अमेरिका ने कहा कि उसके 2 निर्देशित सुपर क्रूजर USS एंटीटेम और USS चैंसोर्सविले अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। USS एंटीटेम CG-54 संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का एक टिकोंडेरेगा श्रेणी निर्देशित मिसाइल क्रूजर है। इसे 6 जून 1987 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में कमीशन किया गया था। अपने निर्देशित मिसाइलों और रैपिड फायर गन के साथ यह हवा के साथ समुद्र के किनारे और समुद्र के नीचे खतरों का सामना करने में सक्षम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गाइडेड मिसाइल क्रूजर। अगला प्रश्न है, भारतीय पेंगोलिन की IUCN स्थिति क्या है? वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड या फिर इंडेंजर्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नियर थ्रेटेंड। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। पेंगोलिन की 8 मौजूदा प्रजातियों में से भारतीय पेंगोलिन मानिस क्रैसिकुडाटा और चीनी पेंगोलिन M पेंटाडेक्टाइला भारत में पाए जाते हैं। भारतीय पेंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रजाति में वयस्क नर मादा से लगभग 1/3 बड़ा होता है। भारत में पेंगोलिन के लिए एक प्रमुख खतरा अवैध शिकार है। फरवरी 2015 में ट्रैफिक ने WWF इंडिया और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की साझेदारी में पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इंडेंजर्ड।
चलिए अब नजर डालते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न है, केम नदी किस देश में बहती है? जापान, ब्रिटेन, रूस या फिर ईरान? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रिटेन। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पतली और लचीली कृत्रिम पत्तियां विकसित की हैं जो सूर्य के प्रकाश और पानी से स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करती है। इन पत्तियों का परीक्षण केम नदी पर किया गया था। यह सूर्य के प्रकाश को उतनी ही कुशलता से ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं जितनी कुशलता से पौधों की पत्तियां करती है। मध्ययुगीन काल के दौरान जल परिवहन के लिए केम नदी का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में ब्रिटेन के लोग नौका विहार का आनंद लेने के लिए केम नदी का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रिटेन। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। थैलासोटिटन एट्रोक्स क्या है? पौधे की प्रजातियां, एक्सोप्लैनेट, गैलेक्सी या फिर समुद्री छिपकली? तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।